मदन मोहन मालवीय महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और शिक्षावादी ही नहीं बल्कि एक बड़े समाज सुधारक भी थे। इतिहासकार वीसी साहू के अनुसार हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक मदन मोहन मालवीय देश के जातिगत भेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने दलितों के मंदिरों में प्रवेश निषेध की बुराई के खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाया। 24 दिसंबर 2014 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय के मरण पत्र देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इलाहाबाद में 25 दिसंबर 1861 में जन्मे पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने महान कार्यों के चलते महामना कहलाए। इनके पिता का नाम वज्रनाथ और माता का नाम भुना देवी था, जो कि ये लोग मालवा के मूल निवासी थे, इसलिए मालवीय कहलाए। महामना मालवीय जी ने सन 1884 में उच्च शिक्षा समाप्त की। शिक्षा समाप्त करते ही उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया, पर जब कभी अवसर मिलता वे किसी पत्र इत्यादि के लिए लेखादि लिखते। 1885 में वे स्कूल से अध्यापक हो गए, परंतु शिक्षक की वकालत का पेशा अपना कर 1893 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील के रूप में अपना नाम दर्ज कर लिया। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और 1885 तथा 1907 के बीच 3 पत्रों हिंदुस्तानी इंडियन यूनियन तथा अभ्युदय का संपादन किया। मदन मोहन मालवीय की प्राथमिक शिक्षा इलाहाबाद के ही श्री धर्मयज्ञ प्रदेशा पाठशाला में हुई, जहां सनातन धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद मालवीय जी ने 1879 में इलाहाबाद जिला स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की और मायर सेंट्रल कॉलेज से एक FAI की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मदन मोहन को भी कभी कभी फीस के भी लाले पड़ जाते थे। इस आर्थिक विपत्ता के कारण BA करने के बाद ही मालवीय जी ने एक सरकारी विद्यालय में 40 रुपये मासिक वेतन पर अध्यापक शुरू कर दी। मदन मोहन मालवीय का विवाह मिर्जापुर के नंदन लाल जी की पुत्री कुंदना देवी के साथ 16 वर्ष की आयु में हुआ था। जीवन काल के प्रारंभ से ही मालवीय जी राजनीति में रुचि लेने लगे और 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सम्मिलित हुए। मालवीय जी 2 बार 1909 तथा 1918 में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। 1902 में मालवीय जी उत्तर प्रदेश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य और बाद में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुने गए। मालवीय जी ब्रिटिश सरकार के निर्भीक आलोचक थे और उन्होंने पंजाब की दमन नीति की तीव्र आलोचना की, जिसकी चरम परिणति जलियांवाला बाग कांड में हुई। वे कट्टर हिंदू थे, परंतु शुद्ध हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेने वालों तथा अस्पृश्यता निवारण में विश्वास करते थे। 3 बार हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1915 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना है। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने सारे देश का दौरा करके देशी राजाओं तथा जनता से चंदा भी भारी राशि एकत्रित की। बालकृष्ण भट्टा के हिंदी प्रदीप में हिंदी के विषय में उन्होंने उन दिनों में बहुत कुछ लिखा। सन 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अवसर पर कलाकार के राजा रामपाल सिंह ने उनका परिचय हुआ तथा मालवीय जी की भाषा से प्रभावित होकर राजा साहब ने उन्हें दैनिक हिंदुस्तान का संपादक बनाने पर राजी कर लिया। मालवीय जी के लिए यह एक यशस्वी जीवन का शुभ शीघ्र सिद्ध हुआ। सन 1906 में इलाहाबाद के कुंभ के अवसर पर उन्होंने सनातन धर्म का विराट अधिवेशन कराया, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म संग्रह नामक एक बहुत ग्रंथ तैयार कराकर महासभा में उपस्थित किया। कई वर्षों तक उस सनातन धर्म सभा के बड़े बड़े अधिवेशन मालवीय जी ने कराए। अगले कुंभ में त्रिवेणी के संगम पर इनका सनातन धर्म सम्मेलन भी इस सभा में मिल गया। सनातन धर्म सभा के सिद्धांतों को प्रचार था। काशी से 20 जुलाई 1933 को मालवीय जी की संरक्षा में सनातन धर्म नामक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित होने लगा और लाहौर से मिश्रा बंधु निकल या। यह सब मालवीय जी के प्रयत्नों का ही फल था। अन्य पत्रों को भी मालवीय की सदा सहायक करते रहे। वे पत्रों द्वारा जनता के प्रचार करने में बहुत विश्वास रखते थे और 100 वर्षों तक कई पत्रों के संपादक रहे। पत्रकारिता के अतिरिक्त वे विविध सम्मेलन, सार्वजनिक सभाओं आदि में भी भाग लेते रहे। कई साहित्य और धार्मिक संस्थाओं ने उनका समर्पक हुआ था। उनका संबंध आजीवन बना रहा। इसके अतिरिक्त सनातन धर्म सभा के नेता होने के कारण देश के विभिन्न भागों में जितने भी सनातन धर्म महाविद्यालय की स्थापना हुई वह मालवीय जी की सहायता से हुई। इनमें कानपुर, लाहौर, अलीगढ़ आदि स्थानों का सनातन धर्म महाविद्यालय उल्लेखनीय है।
आर्य समाज के प्रवर्तक तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने हिंदी की जो सेवा की थी, मालवीय जी उसके केंद्र करते थे, किंतु धार्मिक और सामाजिक विषयों पर उनका आर्य समाज से मतभेद था। समस्त कर्मकांड, रीति रिवाज, मूर्ति पूजन आदि को वे हिंदू धर्म का मौलिक अंग मानते थे। इसलिए धार्मिक मंच पर आर्य समाज के विचारधारा का विरोध करने के लिए उन्होंने जन्म संगठित कर्म आरंभ किया। इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप पहले भारत धर्म महामंडल और पीछे अखिल भारतीय सनातन धर्म सभा की नींव पड़ी। धार्मिक विचारों को लेकर दोनों संप्रदायों में चाहे जितना मतभेद रहा हो, किंतु हिंदी के पक्ष पर दोनों का मतभेद था। शिक्षा और प्रचार के क्षेत्र में सनातन धर्म सभा ने हिंदू को उत्तर करने के लिए जो कुछ किया, उसका श्रेय मालवीय जी को ही जाता है। मालवीय जी एक सफल पत्रकार थे और हिंदी पत्रकारिता से ही उन्होंने जीवन के कर्म क्षेत्र पदार्पण किया। वास्तव में मालवीय जी ने उस समय पत्रों को अपने हिंदी प्रचार का प्रमुख साधन बना लिया और हिंदी भाषा के स्तर को ऊंचा किया था। धीरे धीरे उनका क्षेत्र विस्तृत होने लगा। पत्र समापन से धार्मिक संस्थाएं और इनमें से सार्वजनिक सभाएं विशेषकर हिंदी के समर्थन और यहाँ से राजनीति की ओर इस कंपनी ने उनसे संपादन कार्य छुड़वा दिया। वे विभिन्न संस्थाओं के सदस्य, संस्थापक अथवा संरक्षक के रूप में सामने आने लगे। पत्रकार के रूप में उनकी हिंदी सेवा की ही यही सीमा है। यद्यपि लेखक की हैसियत से वे भाषा और साहित्य की उत्पत्ति के लिए सदा प्रगतिशील रहे। हिंदी के विकास में उनके योगदान का तब दूसरा अध्याय आरंभ हुआ। भारतीय विद्यार्थियों के मार्ग में आने वाली वर्तमान कठिनाई का कोई अंत नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि शिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा ना होकर एक अत्यंत दुर्लभ विदेशी भाषा है। सभ्य संसार के किसी भी अन्य भाग में जन समुदाय की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं है। हिंदी की सबसे बड़ी सेवा मालवीय जी ने यह कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की अदालतों और दफ्तरों में हिंदी को व्यवहार योग्य भाषा के रूप में स्वीकृत कराया। इससे पहले केवल उर्दू ही सरकारी दफ्तरों और अदालत की भाषा थी। यह आंदोलन उन्होंने सन 1890 में आरंभ किया था। तर्क और आंकड़ों के आधार पर शासकों उन्होंने जो आवेदन पत्र भेजा उसमें लिखा कि पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध की प्रजा में शिक्षा का फैलाना इस समय सबसे आवश्यक कार्य है और गुरुतर प्रमाणों से यह सिद्ध किया जा चुका है कि इस कार्य में सफलता तभी प्राप्त होगी जब कचहरियों और सरकारी दफ्तरों में नागरिक अक्षर जारी किए जाएंगे। अथवा अब इस शुभ कार्य में जरा सा भी विलंब ना होना चाहिए। सन 19 में गवर्नर ने उनका आवेदन पत्र स्वीकार किया और इस पत्रकार हिंदी को सरकारी कामकाज में हिस्सा मिला। किसी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति की स्थिति में उपनिरंतर पर पाए मालवीय जी हिंदी में ही भाषण करते थे। शिक्षा के माध्यम के विषय में मालवीय जी के विचार बड़े स्पष्ट है। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि भारतीय विद्यार्थियों के मार्ग में आने वाली वर्तमान कठिनाइयों का कोई अंत नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि शिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा ना होकर एक अत्यंत दुर्लभ विदेशी भाषा है। सभ्य संसार के किसी भी अन्य भाग में जन समुदाय की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं है। सन 1893 में मालवीय जी ने काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना में उन्हें योग दिया। वे सभा के प्रवर्तकों में थे और आरंभ से ही सभा को उनकी सहायता का संबंध रहा। सभा के प्रकाशन, शोध और हिंदी प्रसार कार्य में मालवीय जी की रुचि बराबर बनी रही और अंतिम दिन तक वे उसका मार्गदर्शन करते रहे। हिंदी आंदोलन के सर्वप्रथम नेता होने के कारण मालवीय जी पर हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि का दायित्व भी आ गया। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सन 1910 में उनकी सहायता से इलाहाबाद में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। उसी वर्ष अक्टूबर में सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन काशी में हुआ, जिसके सभापति मालवीय जी के थे। मालवीय जी विशुद्ध हिंदी के पक्ष में थे। वे हिंदू और हिंदुस्तानियों को नहीं मानते थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो अद्वितीय कार्य किया है उसका भी एक आवश्यक अंग साहित्य है। हम धर्मों को चरित्र निर्माण का सीधा मार्ग और संस्कारिक सुख का सच्चा आधार समझते हैं। हम देशभक्ति को सर्वोत्तम शक्ति मानते हैं जो मनुष्य को उच्च कोटि निस्वार्थ सेवा करने की ओर प्रवृत्त करती है।
हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी साहित्य संस्थाओं की स्थापना द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षण केंद्रों के निर्माण द्वारा और सार्वजनिक रूप से हिंदी आंदोलन का नेतृत्व कर उसे सरकारी दफ्तरों में स्वीकृत करके मालवीय जी ने हिंदी की सेवा की। उसे साधारण नहीं कहा जा सकता। उनके प्रयत्नों से हिंदी को यश, विस्तार और उच्च पद मिला है, किंतु इस बात पर कुछ आश्चर्य होता है कि इसी शिक्षा दीक्षा पाकर और विशद में हिंदी तथा संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करके मालवीय जी ने एक भी स्वतंत्र रचना नहीं की। उनके अग्रलेखों, भाषणों तथा धार्मिक प्रवचनों ने संग्रह ही उनकी शैली और ओजपूर्ण अभिव्यक्ति के परिणाम के रूप में उपलब्ध है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उच्च कोटि के विद्वान वक्ता और लेखक थे। संभव है बहुबंदी और होने के कारण उन्हें कोई पुस्तक लिखने का समय नहीं मिला। अपने जीवन काल में जो उन्होंने कुछ हिंदी भाषा और साहित्य के लिए किया, सभी हिंदी प्रेमियों के लिए पर्याप्त थे, किंतु उनकी निजी रचनाओं का अभाव खटकता है। उनके भाषण और कलर लेखों का कोई अच्छा संग्रह आज उपलब्ध नहीं है। केवल एक संग्रह उनके जीवन काल में है, सीताराम चतुर्वेदी ने प्रकाशित किया था। वह भी पुराने ढंग से कहा है और उतना उपयोगी नहीं जितना होना चाहिए। लोकमान्य तिलक, राजेंद्र बाबू और जवाहरलाल नेहरू के मौलिक या अनुदित साहित्य की तरह मालवीय जी की रचनाओं से हिंदी की साहित्य नीति भरित नहीं हुई। इसलिए उनके संपूर्ण कृतियों को आंकते हुए यह मानना होगा कि हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में मालवीय जी के योगदान चिकियत्र अधिक है, रचनात्मक साहित्यकार के रूप में कम है। महामना मालवीय जी अपने युग के प्रधान नेताओं में थे, जिन्होंने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का सर्वोच्च स्थान प्रस्तावित कराया। महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय का महामना की उपाधि दी थी। बापू उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। बापू ने मदन मोहन मालवीय के सरल स्वभाव का जिक्र करते हुए कहा था, जब मैं मालवीय जी से मिला तो मुझे गंगा की धारा की तरह निर्मल और पवित्र लगे। मैंने तय किया मैं उसी निर्मल धारा में गोता लगाऊंगा। मदन मोहन मालवीय ने ही सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया था। यह बात में चलकर राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बना और इसे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित किया गया। हालांकि इस वाक्य को हजारों साल पहले उपनिषद में लिखा गया था, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने के पीछे मदन मोहन मालवीय का हाथ था। पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष चुने गए। वह वर्ष 1909 में लाहौर, 1918 और 1930 में दिल्ली व 1932 में कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। मालवीय जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर कई वर्षों तक कांग्रेस की सेवा की और राष्ट्रीय सेवा में अपना योगदान दिया। जब ब्रिटिश सरकार ने चोरी चोरा कांड में लगभग 170 लोगों को फांसी की सजा सुनाई, तब पंडित मदन मोहन मालवीय ने मुकदमे की पैरवी कर लगभग 151 लोगों को बचाया। उनकी योग्यता का लोहा अंग्रेजी हुकूमत भी मानती थी। मदन मोहन मालवीय ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। इन आंदोलन को नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन, लाला लाजपत राय के साथ साइमन कमीशन का विरोध नामक सत्याग्रह और सविनय आवाज आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। मालवीय जी ने वर्ष 1931 में प्रथम ग्लोबल सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व किया और वर्ष 1937 में राजनीति से संन्यास लेकर समाज सेवा से जुड़ गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के दौरान मदन मोहन मालवीय का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। BHU निर्माण के लिए मदन मोहन मालवीय देश भर से चंदा इकट्ठा करने के निकले थे। इसी सिलसिले में वे हैदराबाद के निजाम के पास आर्थिक मदद की आस में पहुंचे। मदन मोहन मालवीय ने निजाम से कहा कि वो बनारस में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आर्थिक सहयोग दे, मगर निजाम ने आर्थिक मदद देने से साफ इनकार कर दिया। इसके उलट निजाम ने बेइज्जती करते हुए कहा कि दान में देने के लिए उनके पास सिर्फ जूती है। मदन मोहन मालवीय जी ने बिना कुछ कहे निजाम की जूती ही दान में लेकर चले गए। इसके बाद भारी बाजार में मालवीय जी ने निजाम की जूती नीलाम करने की कोशिश की। हैदराबाद के निजाम को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्हें लगा कि उनकी इज्जत नीलाम हो रही है। इसके बाद निजाम ने मदन मोहन मालवीय को बुलाकर उन्हें भारी भरकम दान देकर विदा किया। BHU निर्माण के लिए मदन मोहन मालवीय को
1360 एकड़ जमीन दान में मिली थी। इसमें 11 गांव, 70,000 पेड़ और 100 पक्के हुए, 20 कच्चे कुएं, 40 पक्के मकान, 860 कच्चे मकान, एक मंदिर और एक धर्मशाला शामिल थे। मालवीय ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1928 में उन्होंने लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध किया और इसके खिलाफ देश भर में जन जागरण अभियान भी चलाया। महामाणा तुष्टीकरण की नीतियों के खिलाफ थे। उन्होंने 1916 के लखनऊ पैक्ट के तहत मुसलमानों के लिए अलग नियोजक मंडल का विरोध किया। वह देश का विभाजन नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने गांधी जी को आग्रह किया था कि वह देश के बंटवारे की कीमत पर स्वतंत्रता स्वीकार ना करें। मालवीय जी ने सत्यमेव जयते के नारे को जन गण मन लोकप्रिय बनाओ। उन्होंने 1931 के पहले गोलमेज सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व किया। मदन मोहन मालवीय जी कई संस्थाओं के संस्थापक तथा कई पत्रिकाओं के संपादक रहे। इस रूप में वे हिंदू आदर्शों का, सनातन धर्म तथा संस्कारों के पालन द्वारा राष्ट्र निर्माण की पहल की थी। इस दिशा में प्रयोग हिंदू सभा की स्थापना कर समसामयिक समस्या के संबंध से विचार व्यक्त करते हुए सन 1884 में वे हिंदू उदाहरणीय प्रतिनिधि सभा के सदस्य, सन 1885 में इंडियन यूनियन का संपादन, सन 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना कर सनातन धर्म के प्रचार का कार्य किया। सन 1889 में हिंदुस्तान का संपादन, 1891 में इंडियन ओपिनियन का संपादन कर उन्होंने पत्रकारिता को नई दिशा दी। इसके साथ ही सन 1891 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करते हुए अनेक महत्वपूर्ण व विशिष्ट मामलों में अपना लोहा मनवाया था। सन 1913 में वकालत छोड़ दी और राष्ट्र की सेवा का पत्र लिया ताकि राष्ट्र को संविधान देख सके। यही नहीं, वे आरंभ से ही विद्यार्थियों के जीवन शैली को सुधारने की दिशा में उनके रहन सहन हेतु छात्रावास का निर्माण कराया। सन 1889 में एक पुस्तकालय भी स्थापित किया। इलाहाबाद में म्यूनिसिपैलिटी का सदस्य रहकर सन 1916 तक सहयोग किया। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। सन 1907 में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर एक साप्ताहिक हिंदी पत्रिका अभ्युदय नाम से आरंभ की। साथ ही अंग्रेजी पत्र लीडर के साथ भी जुड़े रहे। पिता की मृत्यु के बाद पंडित जी देश सेवा के कार्य को अधिक महत्व दिया। 1919 में कुंभ मेले के अवसर पर प्रयाग में प्रयाग सेवा समिति बनाई ताकि तीर्थयात्रियों की देखभाल हो सके। इसके बाद निरंतर वे स्वार्थ रहित कार्यों की ओर अग्रसर हुए थे तथा महाभारत का महाकाव्य निर्माण के उदाहरण को अपना आदर्श जीवन बनाया। मालवीय जी ने सन 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और कलकत्ता में एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बना गया। वास्तव में ये एक ऐतिहासिक कार्य ही है। उनकी शिक्षा और साहित्य सेवा का अमिट शिलालेख है। 5 मदन मोहन मालवीय जी के व्यक्तिगत पर आयरिश महिला डॉक्टर एनी बेसेंट का अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा, जो हिंदुस्तान में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु दूसरा प्रतिज्ञा रही है। वाराणसी नगर के कमच्छा नामक स्थान पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना सन 1889 में की, जो बाद में चलकर हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का केंद्र बना। पंडित जी ने तत्कालीन बनारस के महाराज श्री प्रभुनारायण सिंह की सहायता से सन 1904 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मन बनाया। सन 1905 में बनारस शहर के टाउन हॉल मैदान की असंभव में श्री D.N. महाजन की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित कराया। सन 1911 में डॉक्टर एनी बेसेंट की सहायता से एक प्रस्तावना को मंजूरी दिलाई, जो 28 नवंबर 1911 में एक सोसाइटी का स्वरूप लिया। इस सोसाइटी का उद्देश्य दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करना था। 25 मार्च 1915 में सर हार्कोट बाटलर में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल कर लिया गया। 4 फरवरी सन 1916 में को बनारस के हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव डाल दी गई। इस अवसर पर एक भाग्य आयोजन हुआ जिसमें देश व नगर के अधिकारी, गणराज्य, लोक महाराजन उपस्थित रहे। 1924 के प्रयाग कुंभ मेला क्षेत्र में बस बल्लियों का बांध कर बनाया गया अवरोध कर इसके एक तरफ ऑल इंडिया सेवा समिति के स्वयंसेवक और दूसरी ओर अंग्रेज सिपाहियों की संगीनी तनी थी। एक आवाज में के साथ ही सैकड़ों युवक बैरिकेडिंग के पार कर गए। उन्होंने ना गोली कर डाला था, ना ही अंग्रेजों का डर।
इस समय अंग्रेजों ने गंगा में स्नान पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। महामना मदन मोहन मालवीय ने इस प्रतिबंध का जमकर विरोध किया था। वह अपने समाज सेवकों के साथ गंगा स्नान के लिए मेला क्षेत्र में डट गए थे। इस आंदोलन में वह जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। गोली तब चली के माहौल में मालवीय के आहवान पर बैरिकेडिंग के पर छलांग लगाने वालों में वह पहली पंक्ति में शामिल थे। मालवीय जी की पुत्र व हाईकोर्ट व पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय जी के अनुसार महामना की व्यक्ति है। ऐसा था कि कोई उसने प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता था। अंग्रेज भी उनसे खासे प्रभावित थे। यही वजह थी कि महामना धारा विरोध करने से के साथ ही अंग्रेजों की बंदूकें झुक गई थी। उनके अनुसार गंगा के लिए महामना लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने 1913 में हरिद्वार में बांध बनाने की अंग्रेजों की योजना का विरोध किया था। उनके दबाव में अंग्रेज सरकार का झुकाव ना पड़ा। तत्कालीन भारत सरकार के महामना के साथ समझौता किया था। इस समझौते में गंगा को हिंदुओं की अनुमति के बिना ना बांधे हुए 40% गंगा का पानी किसी भी स्थिति में प्रयाग तक पहुंचाने की शर्त शामिल थी। न्यायमूर्ति मालवीय के अनुसार यही वजह है कि आज गंगा में कुछ पानी हमें मिल जा रहा है। महामना मदन मोहन मालवीय समिति सचिव व पासी राशि मालवीय के अनुसार गौ गंगा व गायत्री महामना का प्राण थे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाकायदा एक बड़ी गौशाला बनाई थी। इस गौशाला को देखरेख के लिए विश्वविद्यालय के कृषि कॉलेज को सौंपा गया था। गंगा उन्हें इस कदर प्यारी थी कि उन्होंने न सिर्फ गंगा के लिए बड़े आंदोलन किए वरना गंगा को विश्वविद्यालय के अंदर भी ले गए थे, जिससे कि पूरा प्रांगण हमेशा पवित्र रहे। न्यायमूर्ति मालवीय के अनुसार महामना सही मायनों में आधुनिक भारत के निर्माण करता थे। देश में इंजीनियरिंग, फार्मेसी आदि की पढ़ाई का कार्य महामना ने ही प्रारंभ किया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देश में पहली बार इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई थी। दशकों तक देश में इंजीनियरिंग की डिग्री, खासकर इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल की डिग्री बनारस इंजीनियरिंग के कॉलेज के माध्यम से ही दी जाती रही थी। सनातन धर्मी छात्रों को सहकारी भोजन व रहने की व्यवस्था सुलभ कराने के लिए इलाहाबाद में हिंदू छात्रावास की स्थापना, भारतीय भवन पुस्तकालय को 2 अखबार प्रारंभ करने में आदि का कार्य महामना ने किया थे। हिंदू छात्रावास आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा छात्रावास है। न्यायमूर्ति मालवीय के अनुसार महामना हिंदी के प्रबल समर्थक थे। वह अंग्रेजी के बात करने के देशद्रोह मानते थे। महामना के अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने 18 अप्रैल 1900 को आदेश जारी कर देवनागरी को सरकारी कार्यकाल व न्यायालयों को प्रयोग की अनुमति दे दी थी। मालवीय जी आजीवन देश सेवा में लगे रहे और 12 नवंबर 1946 को इलाहाबाद में उनका निधन हो गया।